हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ डीएनए की संरचना क्या होती है। डीएनए की संरचना देखेंगे और इस वीडियो के बाद में आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि डीएनए किस तरह से बना होता है, क्यों हम इसे डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, क्यों इसकी संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। इन सारी चीजों को हम बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इट, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए डीएनए क्या है, आपका एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका काम होता है आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करना। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये आपके संरचनात्मक रूप से स्थायी होता है। कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर रूप से ज्यादा स्थायी होता है और इसका काम होता है आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करना, स्टोर करके रखना और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। जिससे आपके मान लीजिए पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में डीएनए का जो लक्षण है वो जो स्टोर करके रखता है वही आपकी संतति को पहुंचा देता है। ठीक है, दूसरा होता है आपके, ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल, अगर हम अम्ल की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए न्यूक्लिक जो अम्ल है वो क्या है, आपके न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अगर हम इसे बोले, इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी आप कह सकते हैं, इसे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। ओके, दूसरा बात करें, अब आपसे पूछा जाएगा कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे तब आपको न्यूक्लिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड में आपसे पूछा जाए कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलके बना होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड 3 पोर्शन से मिलके बना होता है, आपको ध्यान रखना है। पहला पोर्शन है आपका नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा है आपकी सुगर और तीसरा है आपके फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके क्या मिलके बना, तीनों मिल जाएंगी आपके। नाइट्रोजनी क्षार को अगर हम वापस से डिवाइड करें तो ये वापस से 2 तरह का हो जाता है। एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजनी क्षार है तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे एडेनिन आएगा, एडेनिन नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन में, और होता है आपका ग्वानिन। ठीक है, जबकि पायरिमिडीन में कौन होता है आपका, थाइमीन और साइटोसिन। ये नाइट्रोजनी क्षार आपको ध्यान रखने हैं और मेरे साथ लिखते चलना जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए जब डीएनए की बात कर रहे हैं तो थाइमीन है, अगर डीएनए नहीं होके अगर यहाँ पे आरएनए हो जाता है तो उसमें थाइमीन की जगह दूसरा नाइट्रोजनी क्षार होता है जो आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है आपके यूरेसिल। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यूरेसिल और साइटोसिन पायरिमिडीन में है, थाइमीन भी पायरिमिडीन में है, जबकि प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार में आपके एडेनिन आ जाता है और ग्वानिन आ जाता है। जब ये दोनों मिलके किससे मिल जाते हैं, सुगर से मिल जाते हैं, शर्करा से। अगर राइबोस शर्करा है तो आपके क्या बनाएगी, सॉरी, अगर राइबोस शर्करा मिल जाए, जैसे राइबोस शर्करा है आपकी, तो आपकी बनाएगी आरएनए। अगर यहाँ पे आपके डीऑक्सीराइबोस शर्करा जुड़ जाएगी इससे नाइट्रोजनी क्षार से, तो आपकी क्या बना देती है, डीएनए बना देती है। ठीक है, तो आपको यहां से 2 चीजें पता पड़ेंगी कि एक तो आपके जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं और दूसरा आपके सुगर जो होती है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आपके क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। अब आपने न्यूक्लियोसाइड प्राप्त कर लिया है, अब हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त करना है, तो फॉस्फेट ग्रुप को न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपके प्राप्त हो जाता है, आपके न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरे पास में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार हो गए, पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार हो गए।
अगर डीएनए है तो थाइमिन पाया जाएगा, अगर डीएनए नहीं है आरएनए है तो वहां पे कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए और आरएनए जिसे हम न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं वो उसमें कौन कौन से पोर्शन है, उसमें नाइट्रोजनी क्षार है, सुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन जब हम नाइट्रोजनी क्षार और सुगर को जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तब वो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहां से आपको एक चीज का पता चल गया कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, न्यूक्लियोटाइड में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी यहां पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड में आपकी नाइट्रोजनी क्षार प्लस सुगर शर्करा, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे आप, फॉस्फेट समूह जोड़ देंगे तब आपको क्या प्राप्त हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा और सो ऑन कई सारे जुड़ जाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड। उसे हम बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, और जिसे ही आप बोलते हैं डीएनए या आरएनए। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या है। अगर आपको ये अंतर नहीं आता है तो आप आगे समझ नहीं पाएंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास में डीएनए की संरचना है। डीएनए को सर्वप्रथम किसने खोजा था, मेस्चर नाम के साइंटिस्ट थे। लेट मी गेट ए पेन। मेस्चर नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें खोजा था। मेरे साथ लिखते हुए चलना, मैं कई सारी इंफॉर्मेशन आपको बताता हुआ चलूंगा, और यहीं पे इंफॉर्मेशन जितनी आप कैप्चर कर सकते हैं, जितना उसे रिलेवेंट रहेंगे टॉपिक से, उतना ही आपको याद होता चला जाएगा। सर्वप्रथम मेस्चर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, पस सेल में खोजा था, और उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले से क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, मवाद कोशिकाओं में इन्होंने खोजा था। उसके बाद में डीएनए जो नाम दिया था वो किसने दिया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जैक हैरिस। जैक हैरिस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसे डीएनए नाम दिया। उसके बाद में अभी तक यहाँ पे कोई भी आपके एक्सरे का निर्माण नहीं हुआ था। जैसे ही आपके एक्सरे की खोज हो गई तब आपके और साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने डीएनए का अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की सहायता से किया था। उनके नाम है, आपको ध्यान रखने हैं, विल्किंसंस एवं फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का अध्ययन किया, किसकी मदद से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से अध्ययन किया। फिर बाद में आते हैं आपके 1953 में वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एवं क्रिक, और इन्होंने सर्वमान्य जो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल यहां पे दिया। डीएनए का कौन सा मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जो हमारे सामने बन रहा है कि एक स्टैंड इसका 5' टू कौन सा होता है, 3' होता है, दूसरा स्टैंड इसका 3' टू 5' होता है। यानी कि डीएनए दो हेलिक्स से मिलके बना है, दो स्टैंड से मिलके बना है, और दोनों ही एक दूसरे के कैसे होते हैं, पूरक होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर, एंटी पैरेलल। ठीक है, और कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी पूछा जाए डीएनए की संरचना में जो उसके स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स हैं इन्हें हम नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। स्टेप्स का निर्माण किससे होता है, नाइट्रोजनी क्षार से होता है। जबकि आपसे पूछा जाए कि जो आपका डीएनए है उसकी बैकबोन का निर्माण किससे हो रहा है, तो बैकबोन यानी कि जो मनुष्य में जो पीठ होती है, जो अहम हिस्सा है, और बैकबोन का निर्माण यहाँ पे किससे होगा, नाइट्रोजनी क्षार से तो हो ही गया। यहाँ पे फॉस्फेट समूह और सुगर यहाँ पे क्या बनाते हैं, आपके बैकबोन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थाइमिन की संरचना इस तरह से आप देख सकते हैं, एडेनिन 2 गले वाला होता है, ये संरचना है उसकी। ये साइटोसिन की संरचना है, और ये आपकी ग्वानिन की संरचना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके एडेनिन और ग्वानिन जो कि क्या है, प्यूरिन है, तो प्यूरिन हमेशा कैसे मिलेंगे, 2 वलय वाली एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, जबकि पायरामिडीन आपकी एक वलय वाली स्ट्रक्चर है। इतना बेसिक्स आपको ध्यान रखना है। आई होप यहां तक आपको समझ में आना जरूरी है और आ गया होगा, क्योंकि इससे आगे आपको बहुत बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है।
ओके, तो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है। ओके, आपका डीएनए, मेरा डीएनए, सबका डीएनए है, ठीक है, और हम सभी के अंदर डीएनए होता है, और इसी के आधार पे हर पर्सन की स्पेसिफिक क्या होती है, पहचान होती है। कोई भी आपराधिक जो विज्ञान है जो आजकल हमारा इतना विकसित हो चुका है, उसमें डीएनए का ही प्रयोग करते हैं। डीएनए से ही आप जांच सकते हो कि यहाँ पे कौन सा सस्पेक्ट हो सकता है, जो यहाँ पे हमें जो इसके निशान मिल रहे हैं, फिंगरप्रिंट के निशान मिल रहे हैं, कोई भी आपके पदार्थ छूट गया है, वहां से आप डीएनए स्वैब लेके आप अपने सस्पेक्ट से मैच कर सकते हैं। तो इसका आपराधिक विज्ञान में बहुत अच्छा यूज हो रहा है आजकल। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, मैं यहाँ पे और अच्छे से जिससे आपको, ये तो आपको पता चली गया, मैं आपको और इस तरह से बताता हूँ कैसे डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसे अगर हम 5 प्राइम बोल रहा हूं तो ये 3 प्राइम है, और अगर मैं इसे 3 प्राइम बोल रहा हूं तो इसे 5 प्राइम है। बेसिकली हम कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं हमेशा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में आपको इस तरह से लिख के बताऊंगा, तब आप समझ जाना वो ऐसे नहीं होता है। हम उसे ओपन कर लेते हैं उस टाइम पे, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसीलिए हमने बोलते हैं ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो ये नाइट्रोजन क्षार थाइमिन के साथ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर यहाँ साइटोसिन है तो ये दूसरी जो आपकी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसके साथ में जुड़ा रहेगा ग्वानिन से, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे 2 खांचे हैं, देखिए ये जो खांच है इसे छोटी खांच कहते हैं, इसे हम बोलते हैं माइनर ग्रूव, माइनर ग्रूव। और ये जो बड़ी खांच है, ये जो छोटी खांच है, ये जो देख रहे हो आप, ये बड़ी सी है, इसे हम बोलते हैं मेजर ग्रूव, ठीक है। एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा हम देखें, इनके फॉस्फेट, यहां पे मान लीजिए फॉस्फोरस है, यहां पे फॉस्फोरस है, ठीक है। इन फॉस्फोरस और एक श्रृंखला के फॉस्फोरस और दूसरी श्रृंखला के फॉस्फोरस के बीच में जो दूरी होती है वो होती है आपके 20 एंगस्ट्रॉम, और इसे आप व्यास भी बोल सकते हो। डीएनए अणु का जो व्यास होता है वो क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये जो आप व्यास है ये वाला, इसे हम कितना बोल रहे हैं, 20 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं। अब देखिए, एक जो इसका घुमाव है, ये यहां से लेके यहां तक घुमाव है, इस एक कुंडली के घुमाव में आपको 10 क्षार युग्म प्राप्त होते हैं, 10 क्षार युग्म मिलते हैं, ठीक है। किस तरह से मिलेंगे, देखिए, यही आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, इस तरह से 10 क्षार युग्म। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो इसकी जस्ट विपरीत सुमेलित करने वाला कॉम्प्लीमेंट्री क्षार युग्म थाइमिन आएगा। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन आएगा, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, यहां से यहां तक की दूरी 10 क्षार युग्मों की है, ठीक है। यानी कि, और इसकी जो दूरी है इसे हम बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम ये पाई जाती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 क्षार युग्मों की 34 एंगस्ट्रॉम है। तो एक क्षार युग्म की, यानी कि ये जो एक स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप और इस स्टेप, इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी काउंट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 34/10, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। देखिए, यही आपको समझना है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो खेल हो जाएगा सिस्टम। अगर आप, यही आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, ओके। थोड़ा सा ऐसे, हाँ ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं। अब मैंने बताया कि जो दोनों श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में 20 एंगस्ट्रॉम का व्यास इसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक कुंडली जो होती है, जो घुमाव होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिसमें 10 क्षार युग्म होते हैं। अगर आपसे टोटल क्षार पूछा जाए तो 20 क्षार होते हैं, ठीक है, टोटल 20 क्षार होंगे। और 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी, सॉरी, एक क्षार युग्म, ठीक है, जैसे एक घेरा, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है।
ओके, अब हम बात करें, ये तो हमारा एक बेसिक हो गया। ओके, ये आपके क्या है, ये स्टेप हैं जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है और जहां पे आपके क्या कौन जुड़े रहते हैं, नाइट्रोजनी क्षार जुड़े रहते हैं। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि डीएनए की संरचना में स्टेप्स कौन होते हैं और उसकी बैकबोन कौन होती है, तो ये आप मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, मैं वापस से बता रहा हूं। तो स्टेप्स कौन होंगे, नाइट्रोजनी क्षार स्टेप्स का निर्माण करते हैं और बैकबोन फॉस्फेट ग्रुप और शर्करा बैकबोन का क्रिएशन करती है। ठीक है, अब इसका अगर हम देखें, थोड़ा सा स्टैंड के बारे में अध्ययन करें, देखिए अगर हम इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहे हैं तो इस साइड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अब हम इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो स्टैंड है, अब इसमें नाइट्रोजनी क्षार में जोड़ रहा हूं यहाँ पे, और इसके जस्ट विपरीत मिलेंगे। मैं देखिए एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ में, थाइमिन एडेनिन के साथ में, साइटोसिन ग्वानिन के साथ में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में युग्मन करेगा। अब इसमें देखिए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्टैंड है, इसे हम अलग नाम बोलते हैं, जिससे आपको पहचानने में दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, ये जो स्टैंड अनुलेखन में भाग लेता है उसे हम बोलते हैं एंटीसेंस स्टैंड, यानी कि जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, और जो अनुलेखन में भाग नहीं लेती है उसे हम बोलते हैं, जैसे ये अनुलेखन में भाग नहीं लेती है तो इसे हम बोलते हैं सेंस स्टैंड। ठीक है, और ये वाला स्टैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, ये वाला स्टेप, ये वाला आपकी किस में भाग लेता है, ये अनुलेखन में भाग लेता है और इसीलिए हम इसे बोलते हैं एंटीसेंस स्टैंड या फिर नॉन कोडिंग स्टैंड इसे बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं टेम्पलेट स्टैंड। इसे हम क्या बोल सकते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, यानी कि डीएनए की ऐसी श्रृंखला 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो अनुलेखन में भाग लेती है, तो ये अनुलेखन में भाग लेती है, इसीलिए हमें इसे क्या बोल रहे हैं, एंटीसेंस और नॉन कोडिंग स्टैंड या फिर टेम्पलेट स्टैंड कह रहे हैं। आपको ये स्टैंड ध्यान रखना है। अब अनुलेखन में आपको वापस बताऊंगा, लेकिन अभी हम इतना समझ लें तो ज्यादा जरूरी है। अब देखो एक आपको ध्यान रखना है, आगे जाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपका डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक मैंने इधर से बना दिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो मैं इस तरह से बना रहा हूं, ये जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये शर्करा है आपकी, मैं आपको इस तरह से दिखाना चाह रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये आपके एडेनिन है, ठीक है, और यहाँ पे आपके थाइमिन है, और फिर ये यहाँ पे शुगर है आपकी, यहाँ पे शर्करा है, और यहाँ पे 3 डेज पे OH समूह है। 5 पे हमेशा ध्यान रखना, 5 प्राइम एंड पे जो ये ऊपर कॉमा है इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम एंड, इस पे फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, जबकि 3 प्राइम एंड पे हमेशा OH समूह पाया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी जो शर्करा आएगी, ये वाली शर्करा आएगी, ठीक है, ओके, ये और ये इसके बीच में जो बॉन्ड आएगा उसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी कि डीएनए की एक श्रृंखला तो ये होगी आपकी, डीएनए की एक श्रृंखला तो ये वाली है, एक श्रृंखला ये वाली है। ठीक है, यानी कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये वाला बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे हम कह रहे हैं। जबकि डीएनए की श्रृंखला में 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये जो पी से हम दिखा रहे हैं ना, इसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसी से नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता आप आगे कोई चीज समझ पाएंगे। डीएनए के अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए की दोनों जो खंड होते हैं उन्हें जोड़ने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। अगर आप इन्हें अलग करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दीजिए, दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ही स्टैंड में 2 न्यूक्लियोटाइड को, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड करता है। ओके, चलिए अब आप मुझे ये बताइए, ये वाला फॉस्फेट समूह को जो आपकी शर्करा से जोड़ने के लिए ये जो बॉन्ड है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ये आपको अगर याद हो गया है तो आपको ध्यान रखना है डीएनए की जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये है, दूसरी ये है, ये कैसी होती है, एक दूसरे की पूरक होती है और जस्ट एंटी पैरेलल होती है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की दिशा एक में तो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और इसमें कैसी है दिशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। और दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती हैं, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन के मध्य में 2 और साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर दें, अब आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा दे देता हूं तो अब आपके क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त करते ही आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो आपका डीएनए की 2 स्टैंड से कैसा हो जाता है वो, जैसे मान लीजिए 2 स्टैंड है और ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है, इसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, विकृतीकरण, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर कम देते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने कम तापमान दे दिया वापस से, तो जो एक स्टैंड और दोनों 2 स्टैंड अलग हुए थे ना, दोनों पहले डबल स्टैंडर्ड था, अब कैसा हो गया वो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है, दोनों अलग अलग हो गए। तो जैसे ही टेम्परेचर कम दोगे तो वापस से अपने पास में आ जाते हैं, इनके पास में आने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो अब जब वापस से युग्मन हो गया है तो अब हम इसे बोलेंगे रीनेचुरेशन, ठीक है। तो आपको 2 चीजें मैंने बताई यहां पे, एक तो होता है डीनेचुरेशन और एक मैं लिख रहा हूं रीनेचुरेशन, ठीक है। यानी कि तापमान कम देकर, इसमें तापमान आपने कैसा दिया है, ज्यादा दिया है, तापमान ज्यादा देने पर डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो किस में चेंज हो जाए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे ये 2 स्टैंड थे डीएनए के, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक दूसरा कैसा था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा दिया तो ये अलग हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये भी जस्ट अलग हो गया, दोनों सिंगल स्टैंडर्ड है, अब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसे तापमान कम देंगे, कम तापमान देंगे, तो ये वापस से क्या कर देता है, बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की खासियत है, जैसे ही पास पास में आ जाएंगे ना, जैसे टेम्परेचर कम देंगे तो उनमें एनिलिंग हो जाती है, और एनिलिंग में वो क्या क्या कर देते हैं, पास पास में आ जाते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड से वापस से डबल स्टैंडर्ड बढ़ना, ये क्या कहलाता है, ये रीनेचुरेशन कहलाता है। और तापमान ज्यादा देके उसे सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज कर देना, ये क्या कहलाता है, आपके डीनेचुरेशन कहलाता है। आई होप आपको ये डीएनए की संरचना समझ में आई होगी। अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, कि ये जो हम संरचना पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इसे हम किसके आधार पे, आपकी घूम के दिशा के आधार पे, इनका जो घुमाव हो रहा है इसकी दिशा के आधार पे हम इन्हें 2-3 भागों में अलग कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोटेशन के आधार पे डीएनए 2 प्रकार के हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, डीएनए के प्रकार रोटेशन के आधार पे। एक तो होता है आपका राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है, इसमें जो घुमाव होता है वो राइट दिशा में ज्यादा होता है। एक होता है आपका लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ठीक है, इसमें घुमाव की दिशा राइट हैंडेड डीएनए में कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसमें कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी की ऐसे घूम रही है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये कैसे होगा, यहाँ पे कैसी होगी, इस तरह से होगा घुमाव। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड में कैसा होता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे कैसा होता है, वामावर्त, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं, सॉरी ये कंफ्यूजन हो गया मेरे से, इसे वापस से सही कर लेते हैं। ओके, अब देखिए रोटेशन के आधार पे 2 तरह से, अगर राइट हैंडेड डीएनए है तो इसमें कैसी होगी, घुमाव की दिशा इसमें दक्षिणावर्त होती है, जिसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और लेफ्ट हैंडेड में कैसी होती है, घड़ी की दिशा, घुमाव की दिशा की जस्ट विपरीत, जैसे घड़ी जैसे घूमती है उसकी जस्ट विपरीत घूमेगी ऐसे, जबकि यहाँ पे घड़ी की दिशा के जैसे, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंडेड डीएनए के टाइप कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, डीएनए, एडीएनए,
बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। अभी जो हमने अध्ययन किया था वो कौन सा था? बी डीएनए था, वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। और लेफ्ट हैंडेड में आपके सबसे ज्यादा जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो है आपके जेड डीएनए, ठीक है। अभी जो हमने अध्ययन किया था वो कौन सा था? आपका बी डीएनए। और लेफ्ट हैंडेड डीएनए में एक ही प्रकार मिलता है जो होता है जेड डीएनए, ठीक है। तो आई होप गाइस इसके डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बताने की ट्राई की है जिससे आपको डीएनए की संरचना में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, चारगाफ का तुल्यांकी नियम और बेस रेशियो क्या होता है। इसके एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। धन्यवाद, मिलता हूं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।